हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ। थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक ईयर में हर एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़रूर से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें जो भी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये यूनिट 3 यानी कि चैप्टर 3 का अध्याय 3 का है। इससे पहले मैंने दोनों चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी मैंने उपलब्ध करवा दिया है। आप ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ज्योग्राफी के यूनिट 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाला है, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से बनी है। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें बांटा गया है, किस किस प्रकार से आंतरिक संरचना है, किस परत में क्या पाया जाता है। तो पूरा डिटेल देखते हैं वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि देखिए कि क्वेश्चन जगह की पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विवेचना कीजिए। तो उत्तर क्या है कि पृथ्वी की संरचना एवं उसके संगठन को लेकर भूगर्भ वैज्ञानिकों एवं भूभौतिक वैज्ञानिकों के बीच हमेशा विवाद का विषय रहा है। इसकी वास्तविक स्थिति तथा बनावट के विषय में सही अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल अथवा कठिन है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मनुष्य के लिए दृश्य नहीं है। फिर भी मनुष्य साक्ष्यों फिर भी विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है, जो कि पृथ्वी की संरचना इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की संरचना के बारे में अभी कोई भी वैज्ञानिक, जो भूगर्भ वैज्ञानिक है या भूभौतिक वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों के विषय में इस विषय में अभी भी विवाद उत्पन्न है। कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि पृथ्वी की बनावट कैसी है या उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, कितने एंगल पर झुकाव है, कैसा क्या है। तो ये सब अभी अनुमान ही लगाया गया है, क्योंकि वास्तविकता अभी किसी को पता नहीं है। क्योंकि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है वो मनुष्य के लिए देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें तो अंदर क्रोड में बहुत गर्म मैग्मा भरा हुआ है। उसको देख पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो तो कई सौ किलोमीटर के अंदर है। तो इसी के आधार पर जो कुछ जानकारियां मिली हैं, कुछ सबूत मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना को दो विषय, जो पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना के जो जानकारी देते हैं उसको दो विषय में दो विषय के दो भागों में बांटा गया है। कि जैसे जो स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है अप्राकृतिक स्रोत और एक प्राकृतिक स्रोत। तो अप्राकृतिक स्रोत में देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों जो अप्राकृतिक स्रोत है देखते हैं कि पृथ्वी आंतरिक संरचना की जानकारी और अप्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? घनत्व आता है, दबाव आता है और तापमान आता है। तो किस प्रकार से ये साक्ष्य हैं, क्या कहते हैं, इसके द्वारा कैसे पता लगाया गया? तो देख लेते हैं कि पृथ्वी के भूपटल का अधिकांश भाग अवसादी चट्टानों का बना है, जिनका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसके नीचे अग्नेय चट्टानें हैं, जिनका घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के लगभग है। इसके आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व के अधिक होने के संभावित कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग लोहा एवं निकल धातु को माना गया है। तो जो घनत्व है, तो जो चट्टानों की परतें हैं, तो कुछ परतों का 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसी प्रकार जो जो घनत्व है उसी के अनुसार कुछ
साक्ष्य माना गया है कि जो संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये क्या लोहा एवं निकिल धातु को माना गया, क्योंकि इसका जो घनत्व है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसी के अनुसार माना गया है। फिर क्या है, दबाव। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व के लिए अंदर की ओर जाने पर बढ़ते हुए दबाव को उत्तरदायी माना गया। क्या कहा गया कि जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व अधिक बढ़ता गया तो इससे यह माना गया कि दबाव ही है, जो अंदर बहुत ज्यादा दबाव है तभी तो घनत्व ज्यादा होगा। इसलिए तो फिर लोगों ने क्या सोचा, लेकिन आधुनिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि आंतरिक भाग का अधिक घनत्व दबाव के कारण नहीं, अपितु वहां अधिक घनत्व वाले धातुओं की उपस्थिति से पाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि आंतरिक भाग का जो घनत्व के कारण उसका दबाव अधिक नहीं है, बल्कि वहां पर क्या है कि अधिक घनत्व वाले धातु पाए जाते हैं, इसी के कारण वहां पर दबाव बहुत अधिक पाया जाता है। तो देखते हैं फिर क्या है, तापमान। तापमान पृथ्वी के बाह्य गहराई में जाने पर तापमान में औसतन 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। क्या है कि जब पृथ्वी से आप 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, ये बढ़ोतरी होगी। 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस है तो आप 32 मीटर के अंदर जाएंगे तो 37 डिग्री मिलेगा। वैसे ही और अंदर 32 मीटर जाएंगे तो 38 हो जाएगा। तो वैसे ही वृद्धि होती चली जाएगी। फिर क्या है कि साथ ही 100 किलोमीटर गहराई के बाद तापमान में वृद्धि की दर धीमी हो जाती है। फिर क्या, 100 किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगी, तापमान की जो वृद्धि है वो कम हो जाएगी, फिर से ठंडा मिलने लगेगा। इसका कारण रेडियो सक्रिय पदार्थों का पृथ्वी के आंतरिक भागों में परतों में संकेंद्रण है। क्या कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अतः अत्यधिक ताप के बावजूद पृथ्वी का कोर पूर्णतः पिघली अवस्था में नहीं है। कोर यानी कि जो क्रोड होता है उसका कोर, उसको बताया गया है कि पूर्णतः क्या है, पिघली अवस्था में नहीं है, बल्कि ऊपरी परतों के दबाव के कारण ठोस या तरल अवस्था में है। क्या है कि जब वह अपित किस प्रकार से ऊपरी परतों के जो दबाव हैं उनके कारण ठोस में है या फिर आधा तरल में है। जैसे कि क्या होता है, शहद होता है, घी और ये चीनी वाली जो चाशनी होती है उस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से ये पाया जाता है। फिर देखिए प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में हमारा ज्वालामुखी, भूकंप और एक दो आते हैं। तो देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार एवं भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों का प्रयोग पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए किया जाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के अंतर्गत क्या आता है कि ज्वालामुखी उद्भेदन के समय बड़ी मात्रा में लावा पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलता है। अधिकांश ज्वालामुखियों के स्रोत 40 से 50 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं। अतः ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगता है। तो ऐसा क्यों बताया गया है कि ज्वालामुखी उद्गार एक प्राकृतिक स्रोत है, उससे कैसे पृथ्वी की संरचना का पता लगाया जाता है। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहां पर जो मैग्मा बाहर निकलता है विस्फोट होकर, तो वो मैग्मा में पृथ्वी के आंतरिक संरचना का कुछ हिस्सा रहता है या कुछ साक्ष्य रहते हैं, जिससे उस मैग्मा का खोज किया जाता है, मैग्मा पर रिसर्च किया जाता है। तो वहां पर कुछ मिलता है, कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, किस प्रकार से बनावट होगी, वहां पर किस चीज की अधिकता होगी, किस चीज की कमी होगी। तो इस प्रकार से उसका संरचना का पता लगाया जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट चैट में बता सकते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि क्या है कि भूकंप विज्ञान। तो भूकंपीय तरंगे क्या हैं, देखते हैं कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, जैसे तरंग पी एस तरंगे तथा धरातलीय तरंगे यल। जैसे
पी होती है प्राइमरी वेव और यस होती है सरफेस वेव। तो जो कि बहुत ही सॉरी दोस्तों, सेकेंडरी वेव और जो धरातलीय तरंगे इसी को कहते हैं सरफेस वेव यल तरंगे। तो जो प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे होती हैं और सेकेंडरी तरंगे होती हैं, ये दोनों ज़्यादा हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन जो यल तरंग होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है। तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमें भूकंप का एक चैप्टर भी आने वाला है, तो देख लेते हैं कि भूगर्भिक तरंगे भूकंप के उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती हैं। तो भूगर्भिक तरंगे भूकंप के उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त, आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारा सेकंड परत है मेंटल, वहां पर और क्रोड के बीच के वहां से दो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक भूतापीय ऊर्जा, एक भूचुंबकीय ऊर्जा। उन्हीं ऊर्जा जो निकलती हैं वो एक दूसरे छोर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर, उत्तरी ध्रुव से जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त होंगे और दक्षिणी ध्रुव से जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव पर आकर समाप्त होंगी। तो ये तरंगों को क्या किया जाता है कि उनका सिस्मोग्राफ के द्वारा रिसर्च किया जाता है, उन तरंगों पर रिसर्च किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि इससे आंतरिक संरचना का क्या है, आंतरिक संरचना का पता लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी के संगठन क्या है। पृथ्वी के परतों को दो रसायन मतलब दो आधार पर बांटा गया है, एक है रासायनिक संगठन के आधार पर, एक है भौतिक। तो रासायनिक आधार पर देख लेते हैं कि तीन होते हैं, एक है सियाल, एक है सीमा, एक है निफे। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। हमारे कौन महोदय थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एडवर्ड श्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता रहता है कि श्वेस के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। हमने आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया है, क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट है सियाल। तो सियाल क्या होता है कि अवसादी चट्टानों के नीचे सियाल परत पाई जाती है। इसकी रचना सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुई है, जिसके कारण से सियाल कहा जाता है। सियाल का इंग्लिश होता है SIEAL, जिसमें SI यानी सी का अर्थ होता है सिलिका और अल का अर्थ होता है एल्युमिनियम, यानी कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर व घनत्व 2.75 से 2.90 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पाई जाती है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है। यह ग्रेनाइट शैलों से बनी होती है। ऐसा माना जाता है कि महाद्वीपों का निर्माण सियाल से ही हुआ है। इसका कहना है कि जो इसकी औसत गहराई होती है, औसतन गहराई नापा गया है कि 50 से 300 किलोमीटर तक का होता है और यह ग्रेनाइट पत्थर से बना होता है। ग्रेनाइट अधिकतर इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है और लोगों का मानना है मतलब वैज्ञानिकों का मानना है कि जो महाद्वीप बने होते हैं सब सियाल से ही बने हैं। फिर देखते हैं दूसरा है सीमा। सियाल के नीचे सीमा परत होती है जो सिलिका व मैग्नीशियम से बनी होती है। सीमा का इंग्लिश होता है SIM, जिसमें से सी का अर्थ होता है सिलिका और ये का मतलब अर्थ होता है मैग्नीशियम। तो इसी कारण इसमें इसे सीमा पद कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। यह 1000 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसका घनत्व 2.90 से 4.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह परत बेसाल्ट शैलों की है जिसमें क्षारीय अंश की प्रधानता होती है। यह मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट मिलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से सीमा परत को भी डिफाइन कर दिया गया है। कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछ लेता है कि सियाल परत क्या है, इसके बारे में बताइए। तो सियाल परत को आप लोगों को लिख देना है। फिर देखते हैं निफे। जो हमारा निफे है उसका इंग्लिश होता है NIFE, यानी कि नी का अर्थ होता है निकिल,
और फे का अर्थ होता है फेरस यानी कि लोहा। तो निफे परत निकिल प्लस निफे शब्द नी और फे दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें नी का उदाहरण निकिल के द्वारा दिया गया है और फेरस को यफी के द्वारा। तो इस प्रकार इस परत में निकिल और लोहे की प्रधानता होती है। यह सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी व अंतिम परत होती है। यह 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। यह कठोर धातुओं से बनी होती है। इस भाग में लोहे की उपस्थिति पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को प्रमाणित करती है। इस भाग में लोहे की उपस्थिति बहुत अधिक है, इसी कारण इसमें यह माना जाता है कि यह प्रमाणित करती है कि चुंबकीय शक्ति भी अधिक है। फिर देखते हैं भौतिक दशा के आधार पर। तो भौतिक दशाओं के आधार पर पृथ्वी की 3 परतें इसमें पाई जाती हैं। वैसे तो 4 परतों में बांटा गया है, क्योंकि एक आंतरिक क्रोड होता है और एक बाह्य क्रोड होता है, तो उसको हम लोग क्रोड के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्या है, भूपर्पट्टी। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, जो 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत पाया जाता है। यह महाद्वीपीय भाग से अधिक गहराई तक फैला है, जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं एंडेसाइट चट्टानों से बना है। जो कि हमारी पृथ्वी जो है, जिस पर जीवन यापन हम करते हैं, तो वो भूपर्पट्टी ही है। भूपटल, भूपर्पट्टी, इसको कई नामों से जाना जाता है। तो इस पर ही क्या है, जीवन संभव, जो 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। यह ग्रेनाइट एवं एंडेसाइट चट्टानों से बना है। यह ऊपरी तथा निचली क्रस्ट में विभक्त होती है। भूपर्पट्टी का मुख्य खनिज फेल्सपार तथा प्रमुख तत्वों में ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम एवं लोहा है। फिर क्या है, इसके दोनों भागों के अंतर में घनत्व में अंतर दबाव के कारण पाया जाता है। यह पृथ्वी के आयतन का 0.5 तथा द्रव्यमान का 0.2% है। फिर दूसरा क्या है, मेंटल। यह भूपर्पट्टी के नीचे की परत है, जिसकी गहराई 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो 2 भागों में विभक्त होती है। ऊपरी मेंटल 30 से 700 किलोमीटर तक पाई जाती है, जो पेरिडोडाइट चट्टानों की बनी होती है। निचली मेंटल मुख्य रूप से ओलिवाइन चट्टानों से बनी है, जो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग इसमें व्यापक है। इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी का आयतन है, उसका 83% मेंटल है, और जो द्रव्यमान का है उसका 67% भाग है, जो मेंटल में व्यापक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे जो एक वेबसाइट है, आप लोग वेबसाइट पर जरूर जाएं, क्योंकि वेबसाइट पर मैंने इसका ऑलरेडी आर्टिकल उपलब्ध करा दिया है, पोस्ट कर दिया है। तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट और अंतिम टॉपिक, क्रोड। क्रोड पृथ्वी का अंतिम भाग है। इसके 2 भाग हैं, बाह्य एवं आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड 2900 से 5150 किलोमीटर तक फैला है, जो अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका 17% भाग सिलिका एवं विशेष निफे से बना होता है। यह परत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादक है। आंतरिक क्रोड 5150 से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। जो ठोस अवस्था में है, इसका 99% भाग निफे का बना होता है, जिसका घनत्व लगभग 31.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एवं तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इसे बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो जो कि क्रोड होता है, ये बहुत ही घातक होता है, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। केवल सिर्फ अनुमान लगाया गया है, जो कि जो तरंगे निकलती हैं या ज्वालामुखी फूटता है, उसी के अनुसार इसको मापा गया है। तो देख लीजिए, कुछ फिगर है, ये फिगर को आप लोग देख लीजिएगा। हो सके तो आप लोग बना भी लीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा ये है ऊपरी मेंटल और ये है निचला मेंटल। गहराई देख लीजिए, पूरा इधर दिया हुआ है। फिर क्या है, ये हमारा क्या है, भूपटल है। सॉरी दोस्तों, ये है भूपटल, यह है ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल और बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ये देखिए, आंतरिक कोर जो क्या है, ठोस धातु का बना है, ये तरल का है। और देख लीजिए, सब में बताया गया है।
और जो हमारे ये भूपटल है इसी पर जीवन संभव है, यही पृथ्वी पर रहता है, क्योंकि ये पृथ्वी का 1/3 काट है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा काट है। जैसे हम लोग तरबूज होता है तो तरबूज को अंदर तक देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक छोटा सा काट लगाते हैं और उससे बाहर निकाल लेते हैं। तो उसमें पता चल जाता है कि बीज ज़्यादा है, लाल है या नहीं है, मीठा है या नहीं, उसे चेक भी कर सकते हैं, अंदर खराब है या नहीं है। तो हम लोगों ने क्या एक कट छोटा सा लगाया और अंदर तक का पूरा माप ले लिया। तो इसी प्रकार ये पृथ्वी का एक छोटा सा काट है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक, वो महाद्वीप एवं महाद्वीपों मतलब महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति पर होने वाला है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से देखें। तो उसी के साथ वीडियो को हम करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।